Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss evolution of drug part 2. So let's start. इन वी डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर अपने इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स के बारे में बात की थी कि इवोल्यूशन होता क्या है, किस तरीके से जो क्रूड ड्रग्स हैं यानी कि जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाली ड्रग्स हैं उनको किस तरीके से अपन इवोल्यूट करते हैं, उसकी आइडेंटिटी कैसे पता करते हैं, क्वालिटी कैसे पता करते हैं, प्योरिटी कैसे पता करते हैं। साथ ही साथ इसके जो टाइप्स थे उसमें जो सबसे पहला टाइप था ऑर्गेनोलेप्टिक, उसके बारे में भी अपने डिस्कशन कर लिया था। यानी कि किसी भी चीज की ऑर्गेनोलेप्टिक यानी कि उसके जो सेंसरी कैरेक्टर्स हैं लाइक मॉर्फोलॉजी हो, चाहे उसका टेस्ट हो, ऑर्डर हो, कलर हो, इस तरीके से उसके टेक्सचर्स हो, फ्रैक्चर हो, शेप्स हो, उसके आधार पर अपन उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन की मैं बात करूं तो माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन को अपन एनाटॉमिकल इवोल्यूशन भी कह सकते हैं और हिस्टोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिस्टोलॉजी डिस्कस हो रही है, यानी कि पार्टिकल या जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उसकी हिस्टोलॉजिकल के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। हिस्टोलॉजी यानी कि उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसकी जो माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट होने वाली चीजें, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स हों, चाहे वो स्टोमेटास हों, चाहे वो लीव्स के अंदर जो लीफलेट्स हों, वो किस तरीके से अरेंज हैं वो अपन चेक करते हैं। मेन जो इसका जो माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन है वो एडल्ट्रेशन को पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक तो आइडेंटिटी को प्रूफ करता है कि हाँ भाई जो आपने लिया है वो एक्जैक्टली वही चीज है, आपने उसका ऑर्डर देख लिया, टेस्ट देख लिया, ये सब कुछ देख लिया। बट जो माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशंस हैं वो बेसिकली किसी भी चीज का एडल्ट्रेशन पता लगाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब अपन इतनी माइन्यूट चीज के अंदर जा रहे हैं, अपन माइक्रोस्कोप का यूज ले रहे हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, उसकी एपिडर्मिस तक अपन जा रहे हैं, उसके स्टोमेटास देख रहे हैं, उसके ट्राइकोम्स देख रहे हैं, तब ऑब्वियस अपन क्या पता लगाएंगे कि किस तो प्लांट में है जो कि ट्राइक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर ये एग्जॉस्टेड हो या सही समय पर कल्टीवेटेड नहीं हो तो ट्राइक्रोम्स का साइज डिफरेंस होगा, कम होंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होगा नहीं होगा, स्टार्च होगा नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन में अपन देखते हैं। दिस मेथड allows more detailed examination of drugs and it can be used to identify the organized drugs by their known histological characters। यानी कि हिस्टोलॉजिकल यानी कि उसकी जो हिस्टोन है यानी कि टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में पता लगाकर अपन इसके बारे में और भी अच्छे से है जो कि एग्जामिन कर सकते हैं। इट इज मोस्टली यूज फॉर क्वालिटेटिव इवोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर क्वालिटी की बात की जा रही है कि क्वालिटी कितनी है, क्या इन्फीरियर क्वालिटी तो नहीं दे दी, कोई एडल्टेंट तो मिक्स नहीं कर दिया, कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं दे दिया। इस तरीके से जो मेन जो क्वालिटेटिव इवोल्यूशंस हैं वो अपन माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन के आधार पे करते हैं। ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रूट ड्रग्स इन एंटायर एंड पाउडर फॉर्म, यानी कि माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन से अपन एंटायर प्लांट का भी है जो कि इवोल्यूशन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो पाउडर ड्रग है उसका भी आसानी से इवोल्यूशन कर सकते हैं। Every plant possesses a characteristic tissue feature. Microscope can be used to confirm the structure details of the drug from the plant origin। यानी कि ऑब्वियस है, कोई भी आप प्लांट ले लो, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे कि सपोज आपने लीफ ली। अब लीफ की अगर मैं बात करूं तो लीफ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, जो अपन ने पढ़ा था, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है, डिफरेंट टाइप से वो उगती है। तब अब उसके अंदर ऑब्वियस है रीजन क्या है कि उसके अंदर जो टिश्यूज हैं उसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा। तो अगर अपने को वो आइडेंटिफाइड है, अगर वो स्टैंडर्ड के रूप में सेट है, तो अगर अपन को वापस किसी उसी तरीके के प्लांट का इवोल्यूशन करना होगा तो आसानी से यूजिंग माइक्रोस्कोप उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज मैंने आपको कोई लीफ दी और कह दिया कि इसका आइडेंटिफाई करो कि ये चीज वही लीफ है या नहीं। तो सपोज मैंने आपको नीम की लीफ दी, तो नीम में आपको पता है कि भाई ये कैल्शियम ऑक्सलेट, स्टार्च, ट्राइक्रोम्स, स्टोमेटा, आप सबके बारे में जानते हो, नंबर्स क्वांटिटीज भी आपके पास स्टैंडर्ड्स के रूप में हैं। तो आप क्या करोगे, उससे कंपेयर करने की कोशिश करोगे, उसकी स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे। अगर सेम वही उसका ट्रांसफर सेक्शन आता है तो यस इट इज कंफर्म दैट द मेन सिस्टम इज पर्टिकुलर नीम। यानी कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन तो आप कर ही रहे हो, साथ ही साथ क्वालिटी भी चेक कर रहे हो। For the effective results, various reagents or stain can be used to distinguish cellular structure. A drop of fluoroglycinol and concentrated hydrochloric acid give red stain with lignin। अब ऑब्वियस है कि डिफरेंट टिश्यूज हैं, तो डिफरेंट टिश्यूज को जब अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो सिर्फ अपने को एक स्पेसिफिक टिश्यू देखना है। तो स्पेसिफिक टिश्यू देखने का रीजन किस तरीके से अपन देखेंगे, बस एक ही तरीका रहेगा कि आप उसे किसी न किसी डाई में डिजोल्व कर दो और वो डाई पर्टिकुलर उसी
जो अपने को टिश्यू देखना है उसी को स्टेन करती हो, यानी कि उसी का कलर है जो कि एनलाइटन करती हो, डार्क करती हो। तो जैसे एग्जांपल के रूप में दे रखा है कि अगर आप फ्लोरोग्लिसिनॉल को कंसंट्रेटेड HCl के साथ डालोगे तो जो लिग्निन प्रेजेंट होता है उसको वो रेड स्टेन देने में कैपेबल होती है। यानी कि जैसे ही अगर आपने किसी का ट्रांसफर सेक्शन लिया, ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद जब आपने ये दो पर्टिकुलर केमिकल्स हैं जो कि उसमें डिप करके उसका माइक्रोस्कोप देखा, तो जो लिग्निन पार्ट होगा वो थोड़ा एनलाइटन हो जाएगा। तो आपके लिए जो आइडेंटिफिकेशन होगा लिग्निन का वो काफी आसान रहेगा। वाइल म्यूसिलेज स्टेन पिंक विथ रुथेनियम रेड, यानी कि अगर म्यूसिलेज प्रेजेंट है और आपने रुथेनियम रेड डाला है तो पिंक कलर का स्टेन आपको देगा। तो अगेन इट इज एक तरीके से पॉजिटिव कैरेक्टर हो गया, एक तरीके से एक इवोल्यूशन हो गया किसी भी सिस्टम का। इट इज व्हेन ट्रीटेड विथ कोरलिन सोडा एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, cellulose swells and dissolve in QXM, while N/15 iodine solution यानी कि normality 50 solution stain starch and hemicellulose blue, यानी कि अगर आपने आयोडीन लिया है एज अ सॉल्यूशन तो वो स्टार्च को स्टेन करने के लिए कैपेबल है और स्टार्च को स्टेन करते हुए ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वाइल आप अगर कोरलिन सोडा ले रहे हो तो वो है जो कि सेल्यूलोज को स्वेल करने की कैपेसिटी रखता है। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब आपको किसी भी जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम में अब आपको क्या देखना है, आपको किसकी प्रेजेंस चाहिए, किसकी एब्सेंस चाहिए, क्या आप सर्च करने के लिए उसका टीएस निकाल रहे हो। तो ऑब्वियस है जिसका भी आप टीएस निकाल रहे हो और जो भी पर्टिकुलर पार्ट, जो भी पर्टिकुलर टिश्यू आपको देखना है, तो आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड जो स्टेन है जो कि उसके लिए बेटरमेंट के लिए है उसको हाईलाइट कर देगा, उस तरीके का आप स्टेन डालोगे। रीजन क्या होगा, किसी के अंदर सेल वॉल है, किसी के अंदर प्रोटीन है, किसी के अंदर लिपिड है, तो जो स्टेन्स होंगे उनके साथ कंपैटिबल होंगे, तो उससे जो प्रिंट कलर आपको देगा वो आपका वो पर्टिकुलर पार्ट देखने में हेल्प करेगा। इन हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक सेल वॉल, सेल कंटेंट, स्टार्च ग्रेन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ट्राइग्रोम्स, फाइबर वेसल्स एक्सेट्रा, यानी कि जब भी अपन किसी प्लांट पार्ट का हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं, चाहे आप वो लीफ का देखो, चाहे आप फ्लावर का देखो, तो मोस्टली अपन क्या देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें सेल कितनी है, स्टार्च ग्रेन्स हैं या नहीं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं या नहीं, साइज क्या है, ट्राइग्रोम्स कितने हैं, फाइबर्स की प्रेजेंस, वेसल की प्रेजेंस, टोमेटा की प्रेजेंस, ये सारी की सारी चीजें अपन हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स में देखते हैं। और इसके आधार पे अपने को काफी सारी चीजें ऐसी पता चलती हैं जो स्पेसिफिक प्लांट्स में ही पाई जाती हैं, तो उनके लिए वो आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी भी हो गई। क्योंकि अगर अपन साइज की बात करें कि मुझे ये पता है कि अगर मैं इस प्लांट को गलत समय पे उठा लूंगी तो उसके अंदर प्रेजेंट है जो पर्टिकुलर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं उनका साइज ये होगा, वो अगर मैं फुल्ली राइप उसको उठाऊंगी तो कैल्शियम ऑक्सलेट का जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा। तो अगेन यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट आ गया। साथ ही साथ ये अनराइप फ्रूट में एब्सेंट होता है, बट फ्रूट अगर प्रॉपर्ली राइप हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर जो हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर है, ये पर्टिकुलर जो टिश्यू है वो इस प्लांट के पार्ट में मुझे मिलेगा। तो अगेन यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो गया, राइट। एग्जाम्पल की अगर अपन वन बाय वन बात करें तो जैसे नक्सवोमी का प्लांट है, नक्सवोमी का प्लांट में अगर आप जब जिसकी टीएस निकालोगे तब आपको इसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स देखने को मिलेंगे। अब लिग्निफाइड ट्राइकोम्स क्या होता है, इस तरीके से ये हेयरी स्ट्रक्चर के रूप में आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ नक्सवोमिका में ही होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो जैसे सेना है, तो सेना के अंदर आपको वॉटी ट्राइग्रोम्स मिलेंगे, यानी कि पानी समान जो वॉटी ट्राइग्रोम्स है उस तरीके के आपको ग्लोब्यूल्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कैस्कराबा की बात करें तो उसके अंदर जो आपको वेवी मेडुलरी रेज मिलेगी, तो जो यानी कि जो मेडुलरी रेज है वो थोड़ी सी वेवी इन स्ट्रक्चर होगी इन कैस्कराबा, यानी कि डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस भी हैं एक तरीके से, और साथ ही साथ क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन भी है। मे भी पॉसिबल है कि दूसरी जो क्वालिटीज हैं कैस्कारा की उसके अंदर वो चीज ना मिले, पर्टिकुलर सोर्स के साथ ही वो चीज अवेलेबल हो, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन भी मिल गया। देन ग्लैंडुलर ट्राइक्रोम्स ऑफ मिंट, मिंट के अंदर अपने को ग्लैंडुलर ट्राइक्रोम्स मिलते हैं। द पाउडर क्लोव डू नॉट कंटेन स्क्लेरोइड्स और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बट बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन पाउडर क्लॉव स्टॉक। अब यहाँ पे एक तरीके का एडल्टेशन हो गया या फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। अगर आप देखें तो कि क्लॉव स्टॉक है उसके अंदर तो है जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट भी आपको मिलेगा और स्क्लेरोइड्स भी आपको मिलेंगे, वाइल जो पाउडर स्टॉक क्लॉव्स हैं उसके अंदर आपको दोनों ही चीजें एब्सेंट मिलेंगी। तो अगेन ये एडल्टेशन की भी बात आ गई, प्लस क्वालिटेटिव एस्टिमेशन भी हो गया। इसके आधार पे अपन पाउडर या क्लोव जो फ्रूट है उसका टेस्ट निकाल के आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर अब्सेंस है उस चीज की या प्रेजेंस है। साथ ही साथ ये भी पता चल सकता है कि क्लोव स्टॉक दिया गया है अपने को या प्रॉपर है जो कि राइपन क्लोव अपने को मिली है। The powder clove fruit shows presence of starch
while it is absent in clove. अगेन जो क्लोव फ्रूट्स होते हैं, जो पाउडर होता है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, वाइल जो क्लोव्स हैं उसके अंदर है जो कि एब्सेंट होता है. अगेन इट इज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया दोनों के लिए. प्रेजेंस ऑफ नॉन लिग्निफाइड वेसल्स इन पाउडर ऑफ रुहाब एंड जिंजर इंडिकेट एडल्ट्रेशन. यानी कि अगर आप रुहाब और जिंजर है उसका माइक्रोस्कोपिकल इवोल्यूशन कर रहे हो, हिस्टोलॉजिकल इवोल्यूशन कर रहे हो, और उसके अंदर आपको नॉन लिग्निफाइड वेसल्स मिलती है, तो यहाँ ये पता चलता है कि जो आपका पर्टिकुलर पार्ट है वो एडल्टेटेड है, उसके अंदर कोई ना कोई इन्फीरियर क्वालिटी है जो कि सब्स्टिट्यूट की गई है. यानी कि एक तरीके से रुहाब एंड जिंजर के अंदर नॉन लिग्निफाइड वेसल्स नहीं पाई जाती. The technique like microscopy, linear measurement, determinant of leaf constant and qualitative microscopy are also used in this evolution. अब कोई भी पार्ट का क्वालिटेटिव इवोल्यूशन करने के लिए, हिस्टोलॉजिकल इवोल्यूशन करने के लिए अपने को काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसमें से मेन तो ये है कि माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स अपन देखें, साथ ही साथ उसका जो लीफ कांस्टेंट है, लीफ कांस्टेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. पेलिसाइडल रेशियो हो गया, स्टोमेटल इंडेक्स होगी, स्टोमेटल नंबर हो गया, ये सब अपन क्या होती है मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर. उसके आधार पे भी अपन है जो कि क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन कर सकते हैं. लीनियर मेजरमेंट इंक्लूड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ फाइबर एंड ट्राइक्रोम एक्सेट्रा. यानी कि लीनियर मेजरमेंट में अपन बेसिकली क्वालिटी के बारे में देखते हैं. क्वालिटी मीन्स कि अगेन जैसे मैंने आप लोग को भी बताया कि किसी भी चीज़ का साइज कितना है, तो वो फुल्ली राइप का साइज कितना होगा और फुल्ली नॉन राइप का साइज वो कितना होगा, उसके आधार पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी जो चीज़ है वो कितनी क्वालिटी प्योर है, वो कितनी क्वालिटी प्योर नहीं है. तो जो लीनियर मेजरमेंट है उसमें अपन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स, लेंथ एंड विड्थ ऑफ फाइबर्स, ट्राइक्रोम्स के बारे में है जो कि आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब लीफ ये कौन कौन से होते हैं मेजरमेंट इवोल्यूशंस के. जब माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो टोटली अपन इस तरीके के 5 हैं जो कि इवोल्यूशंस पढ़ेंगे. सबसे पहले है लीफ कांस्टेंट और डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ लीफ, देन है स्टोमेटा, देन ट्राइक्रोम्स ऑफ प्लांट हेयर्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स एंड क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी. यानी कि इन पांचों के आधार पे है जो कि अपन किसी भी प्लांट पार्ट का माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन कर सकते हैं, उसकी अपन क्वालिटी चेक कर सकते हैं, प्योरिटी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका आइडेंटिफिकेशन भी टेस्ट कर सकते हैं. इन सबको अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. अब अपन बात करते हैं इन पांचों जो इवोल्यूशन पैटर्न्स हैं या मेथड्स हैं उनमें सबसे पहले की विच इज लीफ कांस्टेंट और डायग्नोस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ. यानी कि लीफ के यानी कि जो पत्ती है उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं हर एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए. उसको अगर अपन डायग्नोस्ट कर सकें तो अगेन दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लीफ जो कि अपन क्वालिटेटिव इवोल्यूशन के अंदर ले सकते हैं. अब लीफ के अंदर अपन कौन कौन सी चीज़ें चेक कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंट होती है हर एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट के लिए. हर एक प्लांट के लिए अगर अपन देखें तो जैसे कि द डिटर्मिनेशन ऑफ लीफ कांस्टेंट इंक्लूड्स स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, वैन आइसलेट्स, टर्मिनेशन नंबर एंड पेलिसाइडल रेशियो. यानी कि ये पांचों चीजें हैं, इसका इवोल्यूशन करके अपन है जो कि किसी भी चीज का, किसी भी प्लांट की लीफ का आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी एंड उसकी जो प्योरिटी है उसके बारे में है जो कि पता कर सकते हैं. क्योंकि क्या है, क्योंकि ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट यानी कि ये चीज़ है जो कि समय के साथ चेंज नहीं होगी, किसी भी लीफ के अंदर ये चीज़ फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. अब इनको निकालने के लिए अपने को पेन जो लीफ है उसके बारे में क्या क्या पता रहना चाहिए, उसके बारे में मैं अगर आपको बात करूं तो सपोज दिस इज लीफ. लीफ के ऑब्वियस डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो पार्ट के कुछ नेम्स भी होंगे. तो जो मेन नेम आपको याद रखने हैं फॉर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स वो है फर्स्ट लीफ लेमिना. तो जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको किसी भी लीफ में दिखता है दिस इज ड्यू टू लीफ लेमिना, जिसको अपन लीफ लेमिना कहते हैं. ऑब्वियस लीफ का ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफर रहता है वो इसी कारण होता है. उसके अलावा जो अगर आप मिड में एक चीज देखेंगे तो दिस इज नोन एज मिड रिब, एंड जो लास्ट पॉइंट होगा दिस इज नोन एज मार्जिन. ठीक है, दे आर द वेन्स जो हर एक लीफ के लिए कांस्टेंट होगी, इस तरीके से निकलती होगी. और वेन के अंदर बात करें तो दे आर द वेनलेट्स जो इसके अंदर होगी, और ये पर्टिकुलर कहीं पे जाकर टर्मिनेट होगी. दे आर द वेनलेट टर्मिनेशन पॉइंट. दिस इज टिप एंड दिस आर द ब्लेड्स. 1 बाय 1 बात करूं तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं पेलिसाइडल रेशियो की. अब पेलिसाइडल रेशियो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियस अपने को चाहिए पेलिसाइडल सेल्स. पेलिसाइडल सेल्स को किस तरीके से काउंट किया जाता है, तो यूजिंग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक अपन है जो कि
पेलिसाइडल्स को आसानी से देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप के अंदर भी कैसे, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है अडेटोडा वसिका का। सपोज अडेटोडा वसिका का आपको पेलिसाइडल रेशो निकालना है, तो जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा कि ये कांस्टेंट फीचर्स हैं हर एक प्लांट के लिए, तो इस लीफ के अंदर जो आप पेलिसाइडल रेशो निकालोगे वो इस पूरे के पूरे लीफ के लिए कांस्टेंट हो जाएंगे, इस पूरे के पूरे प्लांट के लिए कांस्टेंट होंगे। आप चाहे किसी भी दूसरे प्लांट के लिए वो चीज वापस निकालो अडेटोडा वसाका का। तो एक तरीके से ये किसका हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इसका एक इवोल्यूशन पैटर्न हो गया, एक इवोल्यूशन पॉइंट हो गया। इसका निकाला किस तरीके से जाता है, तो अगर आप लीफ को देखोगे तो लीफ के अंदर जो ऊपर नीचे की सरफेस होगी, दिस इज अपर एपिडर्मिस एंड नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस, राइट। आप मोस्टली लोअर एपिडर्मिस को यूज करते हो क्योंकि लोअर एपिडर्मिस के अंदर जो पेलिसाइडल रेशियोज हैं, जो स्ट्रोमेटास हैं, उसकी अच्छी क्वांटिटीज अवेलेबल रहती हैं। निकालने का तरीका क्या रहेगा, आपने लिफ ले ली और लिफ को आप इस तरीके से फाड़ने की कोशिश करेंगे। जब आप फाड़ोगे तो क्या होगा, जो नीचे वाली जो एपिडर्मल सेल है वो अलग आपको एक वाइट जो पॉलिथीन है इस तरीके की जो ट्रांसपेरेंट आपको लेयर मिलेगी, उससे आपको लेना है। उससे आपने ले लिया, उसका एक छोटा पोर्शन आपने कट कर दिया। छोटा सा पोर्शन कट करने के बाद आप उसे एक पर्टिकुलर स्टेन में डालोगे जिससे कि उसकी जो पेलिसाइडल सेल्स हैं वो और भी ज्यादा हाईलाइट हो जाएं। जब वो पेलिसाइडल सेल्स हैं जो कि हाईलाइट हो जाएंगी, तब इसे आप अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे और उसका आप एवरेज कैलकुलेट करोगे। एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो सपोज आपने इसको अंडर द माइक्रोस्कोप रखा और माइक्रोस्कोप पे रखने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसमें ऊपर ही ऊपर तो क्या मिलेगी आपको, एपिडर्मल सेल्स ऑब्वियस हैं। उसके नीचे आपको इस तरीके से इलोंगेटेड सेल्स मिलेंगी, दे आर पेलिसाइडल सेल्स। काउंट करने का तरीका क्या रहता है, हर एक एपिडर्मल सेल के नीचे स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेलिसाइडल सेल्स होती हैं, अपने को वही चाहिए। कैसा पूछा गया है, ऑन ईच एपिडर्मल सेल, ईच एपिडर्मल के नीचे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, अपने को काउंट करनी है। और एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1, 2, 3 और 4 एपिडर्मल सेल के नीचे की पेलिसाइडल रेशो निकालते हुए उसकी एवरेज निकाल लेंगे। जो भी एवरेज अपने पास आएगी वो उस पर्टिकुलर प्लांट की लीफ की एक एवरेज पेलिसाइडल रेशियो होगी। तो जैसे अडेटोडा वसिका की बात करें तो इसका मान आता है 5.5 से 6.5, यानी कि ये चीज इसकी कांस्टेंट है। अब ये जो पेलिसाइडल रेशियो है ये निकाला किसने, तो दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ोरिंग एंड वेस इन 1925 इन द स्टडी ऑफ कंपोजिटी, यानी कि कंपोजिटी फैमिली की स्टडी करते वक्त, जो कि एक डाइकोट प्लांट था। ज़ोरिंग एंड वेस ने है जो कि पेलिसाइडल रेशियो के बारे में है जो कि डिटरमाइनेशन किया, ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वेन आइसलेट नंबर। वेन आइसलेट्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज मिड रिब एंड दिस इज मार्जिन, और इसके बीच में से निकलने वाली चीज हो गई वेन। अब वेन के भी सेंटर में इस तरीके से ये जो कंप्लीट चीज निकल रही है, दे आर द वेनलेट्स। और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको कुछ टर्मिनेट होती हुई लाइंस दिखेंगी, दे आर द वेन टर्मिनेशन पॉइंट्स, ठीक है। अब वेन आइसलेट नंबर आप कैसे निकालेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेनलेट्स वेन आइसलेट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन मिड रिब एंड मार्जिन। यानी कि आपको क्या करना है, मिड रिब एंड मार्जिन है जो कि उसके बीच में से 1 स्क्वायर मीटर का सेक्शन काटना है, एपिडर्मस को अलग करना है और वहां पे आपको जो वेनलेट्स हैं उसको काउंट करना है। वो भी जो एवरेज नंबर आपका निकलेगा, अगेन दिस इज द वेन आइलेट्स नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट लीफ। दिस इज डिटरमाइंड बाय अनब्रोकन पोर्शन ऑफ दैट लीफ। अनब्रोकन पोर्शन से आप निकालते हो, यानी कि सीधा का सीधा आपने 1 स्क्वायर मीटर का पार्ट काटा और आप उसका जो वेन आइसलेट नंबर है वो काउंट करते हो। दिस इज डिटरमाइंड बाय लेविन इन 1929 यूजिंग अ डाइकॉट लीफ, यानी कि डाइकॉट लीफ के ऊपर लेविन ने 1929 में वेस आइसलेट नंबर को है जो कि डायग्नोस किया, डिटरमाइन किया। It is a constant for given species of plant and it is used as a characteristics for the identification of allied species, यानी कि हर एक प्लांट के लिए ये कांस्टेंट होता है। आप किसी भी प्लांट को, जैसे अडेटोडा वसिका का अपन एग्जांपल ले रहे हैं, तो अडेटोडा वसिका का आप कोई भी प्लांट उठा लीजिए, उसकी जब आप लीफ की वेन आइसलेट नंबर चेक करोगे तो वो आपको कांस्टेंट मिलेगी, उसमें वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। यानी कि अगेन हर एक लीफ के लिए, हर एक डिफरेंट प्लांट ऑफ लीफ के लिए ये चीज कांस्टेंट होगी। तो अगेन दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। नेक्स्ट बात करते हैं वेन टर्मिनेशन नंबर की। सेम वही चीज है कि आपने वही वेन ली है, आपने वो लीफ ली, लीफ का मिड रिब एंड जो मार्जिन है उसके बीच में से 1 स्क्वायर मीटर काटा और उसका वेन टर्मिनेशन है जो कि नंबर काउंट कर लिया। वेन टर्मिनेशन नंबर क्या होता है,
वेन आइसलेट तो क्या था, जो मैंने आपको इस तरीके से बताया, ये जो कंप्लीट लाइंस है, बट इसके बीच में ये आप अगर गौर से देखो तो इस तरीके के कुछ टर्मिनेट हो रही है, यानी कि बीच में ही चीजें कट रही हैं। दे आर द वेलनेट टर्मिनेशन नंबर, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक स्क्वायर मीटर में कितनी है, वो उस प्लांट की वेनलेट टर्मिनेशन नंबर कहलाएंगी। अगेन दिस इज अगेन कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्लांट्स। अडेरोडा वसा का क्या एग्जांपल दे, तो इसका जो वेन आइसेट नंबर है वो होता है 23 to 25, एंड वेन टर्मिनेशन नंबर इज 35 to 37। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमेटल नंबर की। स्टोमेटा क्या होता है, तो बेसिकली जो गैस का ट्रांसपोर्ट होता है वो ये स्टोमेटा करते हैं। ये बेसिकली अपने को जो किडनी शेप्स होते हैं उस तरीके के हैं जो कि देखने को मिलते हैं, अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सके तो। सेम वही पैटर्न रहता है जैसे कि आपने पेलिसाइडल रिलेशन निकाला। पेलिसाइडल के लिए क्या किया, आपने लिफ को इस तरीके से कट किया, कट करने के बाद इसकी जो नीचे वाली एपिडर्मिस थी उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया, उस सेक्शन को आपने एक पर्टिकुलर स्टेन में डिप किया, और डिप करने के बाद आपने अंडर द माइक्रोस्कोप इसको देखा। तो माइक्रोस्कोप में आप जब देखोगे तो द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मीटर ऑफ दैट एपिडर्मल लिफ ऑफ पर्टिकुलर लिफ इज स्टोमेटल नंबर। अब अपर एंड लोअर डिफरेंट होती हैं, यानी कि अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस में हो सकता है कि जो स्टोमेटल नंबर है वो डिफरेंट हो। ऑब्वियस है, किसी में ज्यादा किसी कम रहता है। मोस्टली जो लोअर होती है उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलता है, अपर में किसी में होती है किसी में नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एट्रोपा बेलाडोना है, उसका जैसे आप सेक्शन लोगे तो इस तरीके से आपको है जो कि अंडर द माइक्रोस्कोप देखने को मिलेगा। इसमें इस तरीके से आपको दो सब्सिडी सेल्स मिलेंगी जो कि दो गार्ड सेल से है जो कि कवर रहती हैं। डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट तरीके की दिखने के वाइज होती हैं, बट जो नंबर होता है वो अगेन कांस्टेंट होता है। एट्रोपा बेलाडोना की बात करें तो अपर एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटल नंबर मिलता है 5 to 14, वाइल लोअर के अंदर आपको मिलता है 78 to 95, क्योंकि लोअर में मैंने जैसे आपको बताया कि लोअर एपिडर्मिस में जो स्टोमेटल नंबर है पेलिसाइडल सेल्स हैं वो थोड़ी ज्यादा होती हैं, तो आपको जो काउंट करना है वो भी काफी आसानी रहती है उस चीज को डायग्नोस्ट करने के लिए। फिर बात करते हैं स्टोमेटल इंडेक्स। अब स्टोमेटल इंडेक्स किस तरीके से निकालते हैं, तो इट इज द परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, ईच स्टोमेटा बीइंग काउंटेड एज वन सेल। स्टोमेटल इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, यानी अगेन यहाँ पे बात स्टोमेटल नंबर की है। स्टोमेटल नंबर अगर अपने को पता है तो अपन स्टोमेटल इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है अपन वो चीज है जो कि काउंट करेंगे। फॉर्मूले की बात करें तो स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला रहता है S अपॉन E प्लस एस इंटू 100। यहाँ पे S क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, जो अपन को निकालना आता है। अपन इस तरीके के जो सेल्स हैं उनको काउंट आसानी से कर सकते हैं अंडर द एपिडर्मिस। देन नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया। अब एपिडर्मल सेल्स कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया में वो भी अपन निकाल सकते हैं, अपन ने निकाल ली। वो जो आप जो फॉर्मूले में पुट कर दोगे S एंड E, S upon E plus S into 100. This is your stomatal index. The Timmerman in 1927 and Rawson were among the first few to invest the leaf drug of a stomatal number and stomatal index. यानी कि ये दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले एक तरीके से किसी भी लीफ के अंदर स्टोमेटल नंबर एंड स्टोमेटल इंडेक्स को है जो कि सर्च किया। तो अगर आप टाइमिंग देखो तो 1925 से 1950 के बीच में सारा का सारा जो लीफ कांस्टेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया था। आप फॉर्मूले को चाहे इस तरीके से लिख दो या इस तरीके से लिख दो, दोनों ही बातें सेम है। स्टोमेटल नंबर इनटू 100 अपॉन सेल नंबर per unit area plus stomatal number. This is stomatal index of particular plant and this is also constant in nature. फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्टोमेटा की, यानी कि यहाँ अपने लीफ कांस्टेंट कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट में चल रहे हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा होता क्या है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो अपन ने देख लिया। थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में और बात करते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट में स्टोमेटा लुक वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसका अरेंजमेंट भी थोड़ा अलग होता है। दिस इज अगेन अ कांस्टेंट फैक्टर फॉर लीव्स। एग्जाम्पल की बात करें सो एपिडर्मल ऑफ लीफ शोज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर आप लीफ को देखोगे तो उसके अंदर आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी, लाइक क्यूटिकल, स्टोमेटा, ट्राइक्रोम्स, वाटरपोर एंड सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, अ स्टोमा इज अ माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पोर, इस तरीके का एक सेंट्रल पोर होगा उसके अंदर, टू किडनी शेप्ड सिमिलर सेल्स
विच इज नोन एज गार्ड सेल्स एंड वेराइंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कहने का मतलब क्या होगा कि जब आप स्टोमेटा को पहचानने का तरीका क्या है कि उसके बीच में आपको एक सेंट्रल पोर्ट दिखेगा, दो साइड के अंदर आपको किडनी शेप सेल मिलेंगी जिससे अपन ने कह दिया गार्ड सेल्स, और उसके साइड में काफी सारी आपको सिमिलर सेल्स मिलेंगी विच इज सब्सिडरी सेल्स। अब ये किस तरीके से अरेंज होती है उसके आधार पर पता चलता है कि स्टोमेटा भी कितने तरीके का होता है। जैसे कि अगेन दिस इज सब्सिडरी सेल्स, दिस इज सेंट्रल पोर, स्टोमेटा विच इज ओपनिंग एंड दे आर द गार्ड सेल्स। ओके, and the primary and important function is gases exchange and the secondary function is transpiration। यानी कि जो स्टोमेटाज हैं एक तरीके का लंग होता है लिव का, जिसका मेन काम क्या है गैस का एक्सचेंज करना, और जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो उसका रहता है ट्रांसपिरेशन। फिर अगर अपन वन बाय वन बात करें तो द लिफ ऑफ ब्रोफाइट्स एंड सबमर्ज्ड लिफ्स ऑफ एक्वेटिक पार्ट्स डू नॉट कंटेन स्टोमेटा। अब स्टोमेटा कुछ पार्ट्स में होती है, कुछ प्लांट्स में नहीं पाई जाती, तो जो ब्रियोफाइट्स हैं या जो सबमर्ज्ड लिफ्स हैं एक्वेटिक पार्ट्स की, उसके अंदर स्टोमेटा नहीं होते। उसके अलावा जो स्टोमेटास हैं वो रूट्स में भी अब्सेंट होते हैं, प्लस काफी सारे डिफरेंट पार्ट्स में है जो कि स्टोमेटा पाए जाते हैं, जैसे कि एफिड्रा के स्टेम में पाए जाते हैं, क्लोव्स के फ्लावर्स में पाए जाते हैं। दिस इज द मेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। फेनल के फ्रूट्स में पाए जाते हैं, और केवल लोअर सरफेस पे पाए जाएंगे कोका एंड चेरी के, दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं सेना एंड बेलाडोना एंड धतूरा के। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू गार्ड सेल, अकॉर्डिंग टू देयर सब्सिडरी सेल्स, उनकी जो पोजीशंस हैं, नंबर्स हैं, उसके आधार पर है जो कि टाइप ऑफ स्टोमेटा भी काफी डिफरेंट हैं। दे आर डिपेंड ऑन द गार्ड सेल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ देयर सब्सिडरी सेल्स, राइट। तो अकॉर्डिंग टू देम there are 4 types। फर्स्ट इज मोस्ट टाइप, देन जिम्नोस्पर्मोस टाइप, देन ग्रेमिनियस टाइप, और देन है डाइकोटिलिडनी टाइप। इन चारों में से सबसे ज्यादा अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन डाइकोटिलिडनस। इट इज हैविंग अ डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस एंड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडरी सेल्स। यानी कि जो डाइकोटिलिडनस टाइप ऑफ स्टोमेटास हैं, इसका एक डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, यानी कि पर्टिकुलर पार्ट प्लांट के अंदर आपको ये स्पेसिफिक देखने को मिलेंगे। तो जो अपन पढ़ेंगे वो सारा का सारा एग्जाम्पल के सहित अपन डाइकोटिलिडनस प्लांट के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो अगेन ये भी 5 तरीके के होते हैं स्टोमेटा, जिसमें पहला स्टोमेटा है पैरासाइटिक और रूबिशियस और पेरिसेल्स्टोमा। यानी कि आप सिंपली अगर देखा जाए तो दे आर पैरासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। अब पैरासाइटिक स्टोमेटा क्या होता है? इन दिस स्टोमेटा 2 गार्ड सेल्स कवर्ड बाय 2 सब्सिडरी सेल्स। यानी कि इस तरीके के जो स्टोमेटास हैं, जब आप उस तरीके की प्लांट की लीफ के स्टोमेटास को देखोगे तो उसके अंदर जो गार्ड सेल्स होंगी वो केवल दो सब्सिडरी सेल्स हैं जो कि आपको जुड़ी हुई मिलेंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सेना है, कोका है, यानी कि सेना एंड कोका लीफ को जब आप देखोगे अंडर द माइक्रोस्कोप, इनकी स्टोमेटा देखने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर आपको जो गार्ड सेल्स हैं उसके साइड में भी केवल और केवल 2 सब्सिडरी सेल्स हैं जो कि जुड़ी हुई मिलेंगी। दिस इज नोन एज पैरासाइटिक स्टोमेटा। वाइल दूसरी बात करें अपन डाइसाइटिक और कैरियोफाइलस और क्रॉस सेल स्टोमेटा, तो इसके अंदर इन दिस स्टोमेटा द गार्ड सेल्स कवर्ड बाय 2 सब्सिडरी सेल्स ऑन राइट एंगल टू दैट स्टोमेटा लाइक पिपरमेंट, स्परमेंट एंड वसाका। जैसे कि जो स्टोमेटा है वो बेसिकली है जो कि राइट एंगल के ऊपर एक तरीके से परपेंडिकुलर रूप में है जो कि खड़ी रहेंगी उस पर्टिकुलर सब्सिडरी सेल के अंदर। यानी कि स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स हैं उसके साइड में है तो 2 ही सब्सिडरी सेल्स, बट इनका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी कि जो एंगल्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल जैसे कि पिपरमिंट है, स्परमिंट है, या जो वसाका है, ये सारे के सारे। देन है एनिसोसाइटिक और क्रूसीफेरस और अनइक्वल सेल स्टोमेटा। अब ये क्या होता है? इन दिस स्टोमेटा द नंबर ऑफ गार्ड सेल्स इज 2 बट covered by 3 subsidiary cells and this one is small in size with other 2. okay, धतूरा, बेलाडोना, स्ट्रोमोनियम। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो स्टोमेटाज हैं सब्सिडरी जो सब्सिडरी सेल्स जो गार्ड सेल्स हैं वो तो 2 ही होंगी, बट जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो कितनी होंगी? 3, और इसमें से भी एक है जो छोटी साइज की होगी और बाकी हैं जो 2 बड़ी साइज की होगी। जैसे कि अगर आप देखें तो गार्ड सेल तो कितनी है? 2 ही हैं, बीच में इसका स्टोमेटा है, बट जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो हैं 3,
जिसके अंदर भी एक है छोटी और बाकी दो हैं जो कि आपको बड़ी देखने को इसके अंदर मिलेंगी, या दो छोटी और एक बड़ी आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो धतूरा बेलाडोना एंड स्ट्रामोनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिसोसाइटिक स्टोमेटा। फिर बात करते हैं अपन एनोमोसाइटिक और रेन्यूस्कुलेशियस और इरेगुलर सेल स्टोमेटा। अब इसके अंदर इन दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स लाइक डिजिटलिस, बुचू एंड लोबेलिया। यानी कि इसके अंदर जो स्टोमेटा है, इसके अंदर जो गार्ड सेल्स हैं वो काफी सारी सब्सिडरी सेल्स हैं जो कि सराउंड होती हैं, दो नहीं दो से ज्यादा ही होंगी। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मतलब क्वांटिटेटिव वे में काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2 ओनली। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक डिजिटलिस हो गया, बुचू हो गया, लोबेलिया हो गया, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एनोमोसाइटिक स्टोमेटास। एंड लास्ट वन इज actinocytic or radiate cell stomata. Basically in this, two guard cells are surrounded by radiating subsidiary cells. इस तरीके की radiating subsidiary cells होती हैं जो कि पूरे के पूरे जो दो guard cells हैं उनको कवर करके रखती हैं actinocytic stomata के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड डायग्नोस्टिक, यानी कि दो डायग्नोस्टिक अपन देख लिए, कौन सा, एक लीफ कांस्टेंट देख लिया, एक स्टोमेटा देख लिया। अब अपन बात कर रहे हैं ट्राइक्रोम्स या फिर प्लांट हेयर्स की, यानी कि जो ट्राइकोम्स हैं उनको अपन प्लांट हेयर्स भी कहते हैं। In this, the trichromes are tubular, elongated or glandular outgrowth of the epidermal cell. Trichromes are also called as plant hairs. Trichromes consist of two-part root in the epidermis and the body outside of the epidermis. यानी कि जो बेसिकली जो ट्राइक्रोम्स है वो क्या है, एक तरीके की आउटग्रोथ है एपिडर्मिस की, ठीक है, जिसे अपन प्लांट हेयर भी कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रूट और एक होता है बॉडी। रूट तो उसे कहते हैं जो कि एपिडर्मिस के अंदर होगा, इन द एपिडर्मिस, वाइल जो बॉडी होगी दिस इज आउटसाइड द एपिडर्मिस। पार्ट ऑफ की बात करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स के अंदर ट्राइक्रोम्स पाए जाते हैं, तो सेना एंड डिजिटलिस में लीव्स में ट्राइक्रोम्स अवेलेबल होते हैं। नक्स वोमिका एंड स्ट्रोफेंथस में सीड्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि जो हेयरी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो। हेक्टेरिस इसोरा एंड लेडीज फिंगर यानी कि जो भिंडी है उसके अंदर आपको फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलेंगी। ऑब्वियस है, जो आपने भिंडी अगर देखी होगी तो भिंडी के ऊपर आप सरफेस पे हाथ लगाओगे तो आपको हल्की हल्की हेयर सी स्ट्रक्चर दिखेगी, दे आर द ट्राइक्रोम्स। Depending on the structure and number of cell present in trichromes, they are classified in. अब again this is a constant factor है, ये identification factor है, तो according to cell कितनी present है ट्राइक्रोम्स में उसके आधार पे भी अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये तीन तरीके से डिवाइड होती हैं। फर्स्ट इज कवरिंग और नॉन ग्लैंडुलर और क्लॉथिंग ट्राइक्रोम्स, इसमें भी यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर है, और मल्टीसेल्युलर में भी ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड के अंदर यूनिसेरिएट, बाइसेरिएट एंड मल्टीसेरिएट आती हैं, वाइल ग्लैंडुलर ट्राइक्रोम्स एंड हाइथॉइड और स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्राइक्रोम्स भी आते हैं। यानी कि ट्राइक्रोम्स तीन तरीके के हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट ऑन देम। वन बाय वन बात करें, अगर आप ट्राइक्रोम्स को देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला क्या अपन ने पढ़ा, कवरिंग और नॉन ग्लैंडुलर और क्लोथिंग ट्राइक्रोम्स। यूनिसेल्युलर की बात करें तो लिग्निफाइड ट्राइक्रोम्स में नक्स वोमिका एंड स्ट्रोफेंथस, शॉर्ट शार्पी पॉइंटेड के अंदर कैनाबिस, लार्ज कॉनिकल एंड स्टॉकली शंकर टाइप ऑफ ट्राइक्रोम्स में लोबेलिया, शॉर्ट कॉनिकल एंड यूनिसेल्युलर के अंदर टी एंड बुचू, स्ट्रॉन्गली वेव्ड एंड थिक्ड वॉल टाइप ऑफ ट्राइक्रोम्स में यरबा सेंटा। इस तरीके के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये याद करने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर या फिर अनब्रांच्ड की, जिसमें पहला है यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट के अंदर अगर आप देखो डायग्राम के अंदर आप कोरिलेट करो तो बाई सेल्यूलर कॉनिकल, एग्जाम्पल धतूरा, 3 सेल्ड स्ट्रामोनियम, 3 to 4 सेल्ड डिजिटलिस, 4 to 5 सेल्स बेलाडोना। बाइसेरिएट के अंदर कैंडुला ऑफिसिनालिस एंड मल्टीसेरिएट के अंदर मेल फर्न। इस तरीके से अगर आप वन बाय वन स्ट्रक्चर को भी देखें तो आपको ट्राइक्रोम्स किस तरीके से दिख रहे हैं वो भी आपको समझ आएगा। मल्टी सेल्यूलर की बात करें ब्रांच्ड में तो स्टेलेट्स के अंदर हेमेलिस एंड हेलिक्टोरस इसोरा। पेल्टेट के अंदर प्लेट लाइक अरेंजमेंट्स होते हैं इसके सराउंडेड सेल्स के, लाइक ह्यूमुलस। कैंडरलेब्रा के अंदर यूनिसेरेट ब्रांच एक्सिस के अंदर अपने को एग्जांपल देखने को मिलता है वर्बास्कम एंड थैप्सस का। एंड टी शेप्ड ट्राइक्रोम्स के अंदर अपने को एग्जांपल देखने को मिलता है आर्टिमिस एंड पाइथ्रम का। यानी कि
ट्राइक्रोम्स प्रेजेंट हैं, ये तो एक एवोल्यूशन फैक्टर हो ही गया। अब ट्राइक्रोम्स के अंदर भी किस तरीके के स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट है, कितनी सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, अगेन दिस इज द कांस्टेंट फैक्टर जो कि एडेल्टेशन को चेक करने के लिए बहुत आसानी से किया जाता है। ग्लैंडुलर ट्राइक्रोम्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ग्लैंडुलर यानी कि स्फेरिकल या फिर इस तरीके का आपको एक बल्ब टाइप में स्ट्रक्चर मिलेगा, ये भी है ट्राइक्रोम की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर्स की बात करें तो इसमें स्टॉक है जो कि एब्सेंट होता है, लाइक पाइपर, बेटल एंड वसाका। वाइल अगर मल्टी सेल्युलर की बात करें तो इसके अंदर हेड भी होगा और स्टॉक भी होगा। ट्रैक्सोम विथ यूनिसेल्युलर हेड एंड यूनिसेल्युलर स्टॉक लाइक डिजिटलिस एंड परपुरिया। यूनिसेल्युलर हेड एंड यूनिसेलेट मल्टी सेल्युलर स्टॉक्स, एग्जाम्पल है इसका डिजिटलिस, थाप्सी एंड बेलाडोना। वाइल मल्टी सेल्युलर हेड एंड मल्टी सेल्युलर बाइसेरिएट स्टॉक, एग्जाम्पल है सेंटोनिका एंड प्लांट ऑफ कंपोजिटी लाइक सनफ्लावर। यूनिसेल्युलर स्टॉक एंड बाइसेरिएट हेड, एग्जाम्पल है डिजिटलिस पर्पुरिया। शॉर्ट स्टॉक्स विथ secreting head formed of rosettes or clutch-shaped cells like Mentha species. Trichomes with multicellular and multiserrate cylinder stalks and the rosette of the secretory cells. Example is Cannabis sativa. अगर आप गौर से देखो, अगर आप कोई बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करने की इच्छा रखते हो तो उसके अंदर आपको जो कॉग्नोसी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया जीपेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इतनी माइन्यूट डिटेल्स को वो निकालते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस देखे हैं और आपको अच्छे से याद है तो आप आसानी से उसको जज कर सकते हो कि उसका जो माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन का स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो कौन सा था। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर डाला है कि एमसीक्यूज की अगर बात की जाए तो आप अगर थ्योरी कंटेंट भी देखेंगे मेरा तो काफ़ी ज़्यादा आपको उसके अंदर हेल्प मिलेगी। देन मल्टी सेल्यूलर मल्टी स्टेरिएट हेड एंड मल्टी सेल्यूलर यूनिसेलेट स्टॉक की एग्जांपल की बात करें तो इंडियन हेम्प एंड टोबैको के अंदर ये अपने को देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप देखें कितनी सारी आइडेंटिफिकेशंस हैं किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट की, यानी कि अपन किसी भी तरीके से उसकी क्वालिटी, प्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग देयर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हाइथॉट्स की बात करें तो ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइक्रोम्स होते हैं, जैसे कि दिस आर द ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ वाटर डेवलपमेंट इन सर्टेन प्लांट्स, यानी कि बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो लाइक पाइपर बेटल एंड लंडन प्राइड है जो कि हाइड्रोथॉट टाइप ऑफ ट्राइक्रोम्स रखते हैं। अब बात करते हैं अपन कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की मैं बात करूं तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये भी क्यूबिकल शेप की बात करें यानी कि जो क्यूब शेप है लाइक सेना, बिस्ट्रेलिया, क्वेलिया, हाइसोसाइमस एंड वाइल्ड चेरी। अब किसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट है नहीं है, साइज क्या है, इसके आधार पे भी अपन उसका एडल्टेशन, कब उसको खेती की गई, उसकी क्वालिटी अपन चेक कर सकते हैं। रोम्बिक शेप की बात करें, टेट्राकोनल की बात करें तो लाइक ओनियन एंड हाइसोसाइमस इज द एग्जाम्पल। मोनोक्लिनी की बात करें जिसमें ऑल थ्री एक्सेस आर अनइक्वल लाइक ओगोल्स, वेरेट्रम एंड क्विलिया। एसिकुलर की बात करें इसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो लॉन्ग सिलेंडर होते हैं, पॉडेड होते हैं, बंडल्स के रूप में होते हैं लाइक स्क्विल, सिनामोन, जेंटियन, एंडोग्राफिक्स। रोजेट्स की बात करें लाइक अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके के आपको कैल्शियम के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। रोजेट्स के अंदर क्लस्टर्स होते हैं, बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ क्रिस्टल्स हो जाता है लाइक क्लोव्स, अर्जुना, केसकारा, यूकेलिप्टस एंड स्टामोनियम। क्लोव्स के अंदर ये आपको आसानी से देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्पेंडल्स की बात करें जिसमें माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होती हैं लाइक हैनबेन, सिंकोना, टेबकू एंड बेला। यानी कि अगर आप एग्जांपल्स के रूप में देखें तो एक से ज्यादा तरीके के क्रिस्टल्स भी कैल्शियम के एक ही प्लेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक ही एग्जांपल आपको 2 से 3 जगह देखने को मिला होगा। लास्ट बात करते हैं अपन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक लाइकोपोडियम स्पोर मेथड की। यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड है, ये क्वांटिटी बता रहा है आपको, देन लाइकोपोडियम स्पोर की मदद से। इसके अंदर क्या होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक एम्प्लॉयड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाउडर ड्रग व्हेन केमिकल एंड फिजिकल मेथड आर इनकम्पैटिबल या इनएप्लीकेबल। यानी कि ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है किसी भी पाउडर ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कि क्वांटिटेटिव के अंदर ये पाउडर ड्रग को एस्टिमेट कर रही है जब आपके केमिकल और फिजिकल मेथड्स हैं जो कि फेल हो रहे हैं किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। इट इज इनएक्सपेंसिव टेक्निक विथ ऑफिशियल स्टेटस। लाइकोपोडियम स्पोर्स आर वेरी
कैरेक्टरिस्टिक्स इन शेप एंड अपीयरेंस एंड एक्सपेशनली यूनिफॉर्म इन साइज, यानी कि जो लाइकोपोडियम है वो यूनिफॉर्म इन साइज होते हैं। आप इसका साइज निकाल के देखोगे तो आपको मिलेगा 25 माइक्रोन। ये क्वेश्चन है जो कि जीपेट के अंदर भी पूछा गया था कि लाइकोपोडियम स्पोर का साइज कितना होता है, प्लस पर स्पोर पर मिलीग्राम कितने पाए जाते हैं। तो ऑन एवरेज 94,000 स्पोर्स पर मिलीग्राम ऑफ पाउडर लाइकोपोडियम आर प्रेजेंट, यानी कि पर मिलीग्राम ऑफ पाउडर की बात करें तो उसके अंदर 94,000 यानी कि 94,000 स्पोर्स है जो कि अपने को देखने को मिलेंगे। अब किस तरीके से क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है और किन किन प्लांट्स का इसके थ्रू किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। A powder drug is evaluated by this technique if it contains, mostly पाउडर ड्रग्स का इवोल्यूशन किया जाता है अगर उसके अंदर ये चीजें पाई जाती है तो पहली वेल डिफाइंड पार्टिकल विच मे बी काउंटेड एज स्टार्च ग्रेन्स एंड पॉलन ग्रेन्स, then single layered cells or tissues the area of which be tracked under suitable magnification and actual area calculated, यानी कि उसके अंदर सिंगल लेयर या टिश्यूज होने चाहिए जो कि सिंगली अपन उसको एरिया को कैलकुलेट कर सके। The object of uniform thickness, the length of which can be measured under suitable magnification and actual area calculated. Again जो भी आप पार्ट ले रहे हो उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस हो और आसानी से उसे मैग्निफिकेशन के थ्रू कैलकुलेट किया जा सके। Lycopodium spores method can be used for the evolution of powder clove, ginger, cardamom, nutmeg and umbelliferous fruits, यानी कि क्लोव यानी कि लौंग, जिंजर, अदरक, कार्डामोम, नटमैग, अम्बेलिफेरस फ्रूट्स के लिए है जो कि लाइकोपोडियम स्पोर टेक्निक यूज की जा सकती है। तरीका क्या रहता है? द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एन ऑथेंटिक पाउडर जिंजर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि एक फॉर्मूले के अंदर आपको चीजें पुट करनी होती हैं और आप परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस निकाल सकते हो, यानी कि हाँ लाइकोपोडियम स्पोर से आप किसी भी पाउडर की परसेंटेज प्योरिटी भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा? percentage purity equals to n into w into 94,000 into 100 upon s into m into p। अब ये है क्या क्या देख लेते हैं। n equals to number of characteristic structures starch grains in 26 field, यानी कि जो starch grains हैं वो आपने काउंट कर लिया उस फील्ड के अंदर, ठीक है। देन वेट इन मिलीग्राम ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर टेकन, यानी कि कितने आपने वेट लिया है लाइकोपोडियम स्पोर का वो आपने वेट ले लिया। देन एस नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स इन द सेम 25 फील्ड्स, लाइकोपोडियम स्पोर कितने हैं आपने अंडर द माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन के साथ काउंट कर लिया। एम वेट इन मिलीग्राम ऑफ सैंपल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्राइड एट 10 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो आपने सैंपल लिया है उसका टोटल वेट क्या है जब आप उसे 105 डिग्री पे ड्राई कर देते हो प्रॉपरली, यानी कि मॉइस्चर पूरा उड़ा दिया जाता है। देन P is the 286,000 in case of ginger starch grains powder, यानी कि P की स्पेसिफिक वैल्यू है, जिंजर्स के लिए ये वैल्यू रहती है 286,000 अगर आपको जिंजर के लिए निकालना है तो। ये सब वैल्यू जब आप पुट कर दोगे इसके अंदर तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंजर आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। स्टैंडर्ड क्या है और आपके पास क्या निकली है दोनों को कंपेयर कर लो और सिस्टम की आपको प्योरिटी आसानी से पता चल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आज आई थिंक आपको सब समझ आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग एंड डिटेल टॉपिक था। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम अपन जो थर्ड इवोल्यूशन मेथड है क्रूटक्स का उसको अपन चेक करेंगे या इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.